हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हमने ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग की बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में। जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस सेट मिलाकर बनाया गया है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ से भी आप मुझसे नंबर लेकर आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका एक सही नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा कि विभिन्न वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव हमेशा आपका धनात्मक होता है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉफ डॉगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पर विचार किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो कॉफ डॉगलस उत्पादन फल में आपके टोटल 2 साधन श्रम और पूंजी को लिया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल में सभी लागतें क्या हो जाती हैं? स्थिर होती हैं या परिवर्तनशील होती हैं, या स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होती हैं, या न्यूनतम हो जाती है? तो दीर्घकाल में आपका जो सभी लागत होती हैं वो हमेशा परिवर्तनशील होती रहती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मांग वक्रों में कौन सा एक स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है? तो आप सबको पता होगा, यदि वस्तु से मांग की लोच मांग वक्र के ढाल के बराबर होती है तो सरल रेखीय मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर लोच एक समान होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो मांग की आड़ी लोच हमेशा आपके संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो निम्न में क्या आपका सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया भी क्या है कि यदि विभिन्न आपका समुत्ताप वक्र जो उत्पादन के समान वृद्धि को दर्शाते हैं एक दूसरे के समान दूरी पर हो सकता है। इसका अर्थ होता है कि पैमाने के प्रतिफल स्थिर हो, और जब पैमाने की प्रतिफल स्थिर होती है तो अथवा जब उत्पादन फलन प्रथम कोटि के समरूप होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के मध्य भाग की लोच किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की कुल लागत बराबर कितना होता है? तो उत्पादन का कुल लागत बराबर आपका स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब कर संपूर्ण भार किस पर ज़्यादा पड़ता है? तो यदि वस्तु की मांग आपका पूर्णतः बेलोचदार हो तो ऐसी दशा में कर का सारा भार क्रेता का सहन करना पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेता। वस्तु की मांग मात्रा की उसकी कीमत के बीच परिमाण संबंध की व्याख्या की जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य के होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली सापेक्षिक अनुक्रिया की माप की जाती है। मांग की लोच इक्वल टू आपका होता है मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसे भी आप जरूर याद कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता साम्य में होगा जब, आप बताना है आपको उपभोक्ता साम्य कब होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोक्ता का वक्र क्या होता है? तो किसी एक अक्ष की ओर झुका जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। एजिल के नियम के अनुसार घात पदार्थों की मांग लोच क्या होती है? इकाई से कम होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट जनांकीय समकरण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? तो सकरण सिद्धांत के व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक स्वरूप देने वाला श्रेय आपके नोटेस्टीन 1945 को जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, जब मांग वक्र एक्स के समांतर हो एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो आपको क्या बतलाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मांग वक्र का मूल्य लोक क्षितिज के समांतर सरल रेखा के मांग वक्र के मूल्य लोच अनंत होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्फिनाइट। एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करोगे? एक उपभोक्ता आपका उपयोगिता का अधिकतम करेगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुत्पाद वक्र क्या ढाल मापता है? तो समुत्पाद आपका वक्र प्रतिस्थापन की सीमांतर की घटती हुई मान्यता पर आधारित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब आपका अधिकतम हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा।
अगला क्वेश्चन है आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर होती है एक से कम, एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक का। सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र में ज्ञात किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम TUN-1 कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय किसके बराबर होगी? घनात्मक, शून्य या ऋणात्मक, या ऑप्शन डी अनिर्धारणीय। यदि किसी उत्पादन के स्तर पर मांग की लोच इकाई हो तो उस उत्पादन की सीमांत आय शून्य हो जाती है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप बाजार की वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर होता है कि उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। तो कोई भी उपभोक्ता आपका जब कोई वस्तु क्रय करता है तो वो न केवल मुद्रा की प्रति इकाई से प्राप्त कर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता को भी ध्यान में रखता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आयताकार आपका अतिपरवलय आकार वाले मांग वक्र की मांग लोच क्या होगी? इकाई के बराबर, इकाई से कम, या इकाई से अधिक, या शून्य। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इकाई के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका अर्थ का सिद्धांत से है कि दिए गए कुल विनियोग व्यय के लिए बचत प्रवृत्ति में वृद्धि दर क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आय में गिरावट आएगी। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देख भी सकते हो, यहाँ पे व्याख्या दिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.4 हो तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का मान आपका 2.5 हो जाएगा। जब आप 1/0.4 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपका वैल्यू 2.5 निकल के आएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब सीमांत लागत कम हो रही हो तो औसत लागत का सीमांत लागत से कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत घट जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आय में 5,000 करोड़ की वृद्धि से बचत ₹500 करोड़ की वृद्धि हो जाए तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी? तो 90%। जब आप इसको MPC/C/Y करोगे तो आपका टोटल वैल्यू 90% निकल के आएगा। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट ज्योतिष का पूछा हुआ सवाल है। तो आपको बताना है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित करी थी। तो ये सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है, आपको पता होगा किन से द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बाजार की अपूर्णता की कोटि निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है? तो P-MC/P। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत लागत संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में सीमांत लागत किससे संबंधित नहीं है? तो कुल स्थिर लागत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि सीमांत लागत ज्ञात करने का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वो नवप्रवर्तक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की वो कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? तो एकरूप उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक फर्म तब तक उत्पादन करेगी जब आपका AC/AR हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि उपभोग फलन C/100 + 0.8y हो और विनियोग I/50 हो तो संतुलित आय का स्तर क्या होगा? तो टोटल आपका राइट आंसर 750 हो जाएगा, 750। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कैसे इसको आपको निकालना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि वितरण के उत्पादन निषेचन सिद्धांत में निम्न में कौन सा तथ्य आपका सही नहीं है? तो प्रत्येक कारक को उसके सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी फर्म के संतुलन की आवश्यकता का शर्त क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। MR/MC प्लस आपका संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR वक्र के नीचे से काटा होता है। आयताकार अतिपरवलय आपको जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आकार का वक्र किसे डिनोट करते हैं? इसका राइट आंसर आपका AFC हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्त नहीं है? तो आप इसको याद रखिएगा, विक्रय लागतों की उपस्थिति आपका एक पूर्ण प्रतियोगिता आवश्यकता शर्त नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गुणक का संबंध किससे है। तो गुणक का संबंध आपका सीमांत वचन प्रवृत्ति, जिसे हम MPS गुणक का व्याकरण कहते हैं, अर्थात K=1/MPS होता है, जो K का वैल्यू आपका गुणक माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्याज निर्धारण आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। तो हिग्स और हैंसन के LM और IS वक्र सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर तथा आय की स्तर दोनों एक साथ निर्धारित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत के अनुसार लागत की उत्पत्ति के कारण क्या है। तो भूमि के उर्वरता के बीच अंतर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। आपको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हो, आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रैक्टिस सेट पर।